नमस्कार साथियों। जानते हैं, आपने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया। कौन सा है ये मील का पत्थर भला? आप लॉकडाउन के केवल 3 दिन जो बचे हैं उनको पार करना है आपने। उसके आगे के चैलेंज के बारे में इसके बाद में सोचेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम अभी से सोचने लगे कि आगे क्या होगा। और आज मैं जानना चाहती हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के दिन कैसे बीत रहे हैं। कठिन समय है, मगर कठिन अगर परिस्थिति होगी तो समय हमारे लिए कठिन तो होगा ही। परंतु जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है जो तस्वीर हम देख रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सौरभ बिष्ट जी। आप गोवा में हैं, मेरे उत्तराखंड के हैं, तो आप मेरे बेटे हैं और आप ठीक हैं। मुझे इसकी तसल्ली रहती है क्योंकि आप मैसेज करते रहते हैं, आप कमेंट करते रहते हैं। देखिए, 37वां दिन पार कर लिया गया और 3 दिन बचे हैं इस लॉकडाउन के। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? क्या इससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी? परंतु इन सब बातों से पहले आपसे बात करना चाहती हूं एक विषय पर। जानते हैं कि किस प्रकार से आए हैं ये भक्त तो आते हैं। मेरे पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्तगणों, क्योंकि आप भी तो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, है ना। मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं और आप सबका मैं सम्मान करती हूँ। कभी कभी नाराज होके बहुत सारी चीजें कह देती हूँ, परंतु उसका बुरा मत मानिएगा। आपसे माफी भी मांग सकती हूँ उसके लिए। गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है भाई। आप अपना इतना गुस्सा निकालते हैं तो कभी कभार अगर मैं गुस्सा निकाल दूं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आप सबको बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। मुझे लगता है कि आप सब के जो सजेशन होते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आपको भले ही लगता हो कि आप जो कह रहे हैं मैं शायद केवल नाराज अगर हो रही हूँ। वैसे मैं नाराज कम ही होती हूँ ना, कम ही होती हूँ। मुझे नाराजगी इतनी आसानी से होती नहीं। और जानते हैं क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ। परंतु आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से सीखती भी हूँ। और आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो रघुराम राजन जी का जो इंटरव्यू राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, जी हाँ पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने लिया, जिनको आप लोग बहुत सारे नाम आप लोगों ने दिए हैं। अब रघुराम राजन जो हैं वे तो अर्थशास्त्री हैं ना। पता है आपको कि मुझे याद है कि किस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगाया गया था जब वे सजेशन दे रहे थे। किसके द्वारा आप पूछेंगे तो भाजपाइयों के द्वारा। और किस प्रकार से आप लोगों में से भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे भक्त आए थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था। बहुत सारे भाजपाई नेताओं ने कहा था कि इन्हें अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह से या पी चिदम्बरम जी से ट्यूशन लेनी चाहिए। तो वे आपकी बात को मान भी रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने आपकी बात को सुना नहीं, आपको जवाब दे दिया भक्तगणों। और देखिए, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना तो हम कहते हैं कि हम जिंदगी भर सीखते हैं, हम हर व्यक्ति से सीखते हैं। और आपको पता है कि किस प्रकार से हम लोग जब बात करते हैं आपस में तो बहुत सारे सजेशंस एक दूसरे को देते भी हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सीखें। हम जीवन में हर पल सीखते हैं। और राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो इस प्रकार से है कि उन्होंने संवाद साधा रघुराम राजन जी से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो
शिकागो में प्रोफेसर है और जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आप जानते ही हैं। अब जब हम बात करते हैं इस इंटरव्यू की, जानते हैं इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या करा और क्यों किया ये इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में था और इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने संवाद किया एक एक्सपर्ट से, अर्थशास्त्री से, रघुराम राजन। क्यों? क्योंकि वे जानना चाहते थे, सकारात्मक सुझाव लेना चाहते थे उनके, ताकि देश जो है सकारात्मक रूप से कोविड-19 के समय में लड़ सके, क्योंकि आर्थिकी जो है वो बहुत बुरी तरह हिट होने वाली है। आप जानते हैं कि नौकरियां जाएंगी। देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत है। जो लोग मतलब पूरे देश में है, मैं भी चाहती हूं कि वे लोग अपने घर तक पहुंचे, पर मैं दूसरी तरफ मैं लॉकडाउन को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैं लॉकडाउन को भी महत्वपूर्ण मान रही हूं, मैं ये भी कह रही हूं कि लोगों को घर तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे में जो दुविधाएं हैं, जो चीजें हम नहीं समझ पाते, वो ये अर्थशास्त्री हमें बताते हैं। इन अर्थशास्त्रियों में एक बहुत बड़ा नाम है रघुराम राजन जी। और ये बड़ा नाम क्यों है? ये इसलिए भी बड़ा नाम है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भारत के हैं, परंतु ये आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने भारत की अर्थशास्त्र को ठीक प्रकार से समझा है और इन्होंने इनसे जो सवाल किए गए थे उसमें राहुल गांधी ने ये पूछा था इनसे कि गरीबों की मदद के लिए किस प्रकार के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन्होंने बताया कि 65,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है और गरीबों की मदद करने के लिए पैसों की जो जरूरत पड़ेगी वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जी हाँ, 65,000 करोड़ की जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने ये भी समझाया कि गरीबों को बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 200 लाख रुपए से ज्यादा की हमारी अर्थव्यवस्था है। तो अगर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं गरीबों के लिए तो अर्थव्यवस्था जो है वो संभल सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्दी खोलना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब है कि आपकी रोजी रोटी पर जो असर हो रहा है उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। ये जरूरत है कि केवल लॉकडाउन ही समस्या का हल नहीं है और सभी को इस बात को अब कह भी रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं, आप लोगों के हिसाब से भी कुछ बातें होंगी, मैं उनकी भी बातें करूंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को जल्द खोलने की बात जब वो कहते हैं तो उनके कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी हम चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, काम को शुरू कर सकते हैं, खास करके उन एरियाज में जहां पर कोविड अभी नहीं पहुंचा है, तो वहां पे मेरे हिसाब से अगर हम सील कर दें उस एरिया को, वहां पे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड का आपको बता दूं कि 7 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। तो अगर एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं है तो अगर वहां के लोगों का जो काम है उसको हम शुरू करवा दें तो हम इस समस्या से जूझ सकते हैं। जी हाँ, कैसे? क्योंकि वहां पे लोग जो हैं वो खरीदारी करेंगे, वो अपना सामान बेचेंगे, वो काम शुरू करेंगे। तो वहां से भी अगर वो काम कर रहे हैं तो आजकल तो भाई कंप्यूटर पे बहुत सारा काम होता ही है, बैंकिंग के सेक्टर में काम शुरू हो सकता है उन एरियाज में, तो वहां पे जो ढील दी जा सकती है 3 तारीख के बाद ये दी जा सकती है। मगर उन जगहों पे तो ढील नहीं दी जा सकती ना जो हॉटस्पॉट्स है, जहां बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो जहां पे केसेस नहीं है वहां पे जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने का एक रास्ता, एक माध्यम मिल सकता है हमें, अगर हम वहां पे काम को दोबारा शुरू कर दें। और एक जो बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी वो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी, और वो है ये जो प्रत्यक्ष अंतरण के बारे में। जानते हैं प्रत्यक्ष अंतरण क्या होता है? प्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को। मतलब जो डायरेक्टली, ये जो 65,000 करोड़ की ये बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डायरेक्टली ये लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि लोगों तक पैसा पहुंचेगा। और जिन एरियाज में ये खुल जाता है वहां तो जिंदगी पटरी पे जल्दी आनी शुरू हो जाएगी फिर, और जहां पे अभी पटरी पे नहीं आ सकती, कम से कम लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन जहां पे खुल सकता है वहां पे अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो
आर्थिकी कैसे ठीक होगी। इसलिए आवश्यक है कि हमारी सरकार इस विषय पर ध्यान दे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन्होंने किया भी है और ये 65,000 करोड़ वाली जो बात है इसके बारे में सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। पानी आप पी लीजिए मिट्ठू जो जयाल जी, आपको बहुत प्यास लग रही है लगता है, आपका गला भी सूख गया है। तो ऐसा है कि जो रघुराम राजन जी ने सजेशन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको जल्द खोलने की जरूरत है और इसकी उन्होंने पुरजोर पैरवी करी। और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों की जो जीविका की सुरक्षा करने की जरूरत है, मतलब उनकी जो नौकरियां हैं उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है, उनके काम की सुरक्षा करने की जरूरत है। गरीब जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, इनके बारे में खास बोला था उन्होंने कि जो गरीब है, जो किसान है और जो मजदूर है, इन सब के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाना चाहिए पैसा। और उन्होंने ये बात इसलिए भी कहा था क्योंकि अगर हमें अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो अभी तो सबकी नौकरियां खत्म हो चुकी है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो लोग जो दिहाड़ी मजदूर है वो कहां से कमाएंगे। किसानों की जो फसल है, जो कटनी है, कईयों की कट भी रही है, सरकार कदम उठा भी रही है और बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए देश आगे तभी बढ़ता है जब सब साथ मिलके चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद है इलेक्शन कैंपेन में एक बार कहा था, हम तो हार्ड वर्क वाले हैं, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं। लेकिन हार्वर्ड वाले जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके सजेशन ले लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हम सजेशन लेने को तैयार नहीं होते तो हम अहंकारी हो जाते हैं। और मैं मानती हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इस वक्त अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं दिखा नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की किसी भी बात से कभी सहमत नहीं हुई, परंतु जानते हैं कोरोना वायरस से लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट किया है। उन्होंने किस प्रकार से चीज़ों को करा है, किस प्रकार से एक एक चीज़ को खुद उस पर नज़र रखी हुई है उन्होंने। और वहीं पर देखिए हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सजेशन देने के लिए और डेटा देने के लिए कि कितने लोग जो राज्य से बाहर है और वापस आना चाहते हैं, उस डेटा को देने के लिए जब कांग्रेस का शिष्टमंडल कल उनके पास पहुंचा तो वो उनसे नहीं मिले। जानते हैं क्यों नहीं मिले? उन्होंने कहा 8 लोग आए हैं, 8 लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो आपसे नहीं मिल सकते। तो भाई ये तो मतलब अतिथि देवो भवा कहा जाता है और हम अपने अतिथियों को देवों के समान मानते हैं, मगर देखिए कि किस प्रकार से ये अपमान हो गया। तो हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, वे बड़े नाराज हो गए और वे लोग वापस चले आए। वो सजेशन देने गए थे, वो लिस्ट देने गए थे उन 15,000 साढ़े 15,000 लोगों की जो लोग प्रदेश से बाहर है, राज्य से बाहर है और आना चाहते हैं। मेरे पेज पे भी बहुत सारे लोग आप लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। एक मेरे भाई हैं पिथौरागढ़ के जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप मैसेज करेंगे और मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप अपने घर तक पहुंच सके। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, हम सबकी कोशिश रहेगी। जब देश की बात आती है ना तो हम सब साथ होते हैं, हम सबको साथ होने की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे घर में होता है, घर में कितनी लड़ाई होती है। बचपन में याद करके देखिए अपने भाई बहनों से लड़ाई होती है, मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती है, मगर आप ये कोई ऐसा थोड़ी है कि हमेशा के लिए आपका मनमुटाव हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद ठीक भी हो जाता है, कुछ ही पल में भी ठीक हो जाता है। उसी तरह से जब देश की बात आती है तो अलग अलग विचारधारा के लोग हम जरूर हो सकते हैं, आपस में मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और हम तो चाहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जीतें। जब देश जीतेगा तो प्रधानमंत्री जीतेंगे और जब प्रधानमंत्री जीतेंगे तो देश जीतेगा, क्योंकि देश का प्रतीक होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन मैं बार बार इसीलिए करती हूं कि सबकी सुनिए। जो अभी राहुल गांधी ने ये संवाद साधा रघुराम राजन जी से और उनको वो मानते भी हैं, अब ठीक है वो छोड़ के चले गए थे आरबीआई गवर्नर का पद, लेकिन ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि किस प्रकार से उन्होंने सजेशन दिए हैं। उन्होंने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना प्रधानमंत्री जी की बात सुनते नहीं हैं। आप लोग प्रधानमंत्री जी हो, आरएसएस प्रमुख भागवत जी हो, जो बार बार कहते हैं कि कोविड बीमारी का कोई धर्म
नहीं होता। आप लोग नहीं मानते, आप लोग कहते हैं नहीं नहीं है इसका धर्म, इसको इसने फैलाया उसने फैलाया, आप लोग ये करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि एक सवाल किया था राहुल गांधी ने रघुराम राजन से, और उन्होंने कहा था कि सामाजिक सौहार्द में ही लोगों की भलाई है। अगर हम सब मिलजुल के रहेंगे तो इस चुनौतीपूर्ण समय को हम पार कर सकेंगे, और इस चुनौतीपूर्ण समय में हम विभाजित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा अगर हमने अपने आप को विभाजित होने दिया। और जिस प्रकार से उन्होंने टेस्टिंग किट के बारे में बताया, मैं आपको उस बारे में भी अवश्य बताना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रोजाना औसतन आप जानते हैं कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जांच हो रहे हैं वहां पे। वो तब भी कह रहे हैं कि बहुत कम है। और बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि 5 लाख टेस्टिंग होनी चाहिए हमारे भारत देश में। और हम कर कितने रहे हैं भारत देश में? जी हां, हम कर रहे हैं 20 से 25 हजार हर रोज। और हमें जो टेस्टिंग है उसे बढ़ाना होगा। अगर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो अमेरिका में रहते हैं और वहां का एग्जाम्पल देखकर भी वो इस बात को कह रहे हैं कि हम बहुत आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो जब हम आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं और कोई इस बात को कह रहा है, तो क्या हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? हमारे को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण समय है। इस चुनौती के समय में जैसे आपने ताली थाली बजाई थी, दिए मोमबत्ती सब जलाए थे, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि इस समय हम सब एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री को जिताएं? अपने प्रधानमंत्री को जिताने के लिए उनकी बात का मान रखिए। आप लोग विभाजित मत होइए। आप लोग कोरोना वायरस को कोई धर्म का जो रंग है वो मत दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आज राहुल गांधी की बात में, कि राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है सेंट्रलाइज हो रहा है, कि मतलब पूरा जो सारा चीज है वो सेंटर जो है अपने पास से कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको कैसे समझाया जाए? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कहीं पे केंद्रित हो रहा है, तो केंद्रित नहीं होना चाहिए देश। जानते हैं डेमोक्रेसी कैसे चलती है, लोकतंत्र कैसे चलता है, हमारे जो पंचायत में होते हैं ये सारे लोग ये सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम सब भी मिलकर काम करें। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो हम अपने प्रधानमंत्री का साथ दे पाएंगे। और मैं इसी विषय पर आप लोगों को ये अवश्य कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस के समय में कोरोना वायरस को हराने के लिए हम सबको साथ में आना है। और हम लोग ना जब पढ़ाते भी हैं, तो मैं आपको बताऊं, स्टाफ मीटिंग होती है, टीचर्स की मीटिंग भी तो होती रहती है ना, हर स्कूल में होती है, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, हर स्कूल में। जानते हैं एक शब्द होता है जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आप लोग सब जाते हैं और वहां पे प्रिंसिपल भी बैठे होते हैं, टीचर्स होते हैं, और सब कोई अपने अपने सुझाव देते हैं, और आप उसमें से किसी का भी सुझाव बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें से सार निकाल के फिर आप प्लानिंग करते हैं, आप स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। इसीलिए इस कोविड की लड़ाई में हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, ताकि हम जीत सके इस लड़ाई को। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी, और मैं ये न्यूज़ आपको बताना चाहती हूं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ये न्यूज़ जो है ये लिखी है, आपको बता दूं, मैं आपको चेक करके बताती हूं कि किसने लिखी है। ये बहुत आवश्यक है कि आप इस चीज को समझें। ये जानते हैं कहां की खबर है? ये खबर है गुजरात की, और ये पोर्टल है जनचौक.com, और इसमें लिखा क्या हुआ है? जी हाँ, पप्पू पार्टी मुर्दाबाद नहीं, पप्पू पार्टी जिंदाबाद, सब कोई जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद। पप्पू कोई खराब नहीं होता, पप्पू तो नाम होता है। आप लोग कितने बेवकूफ हैं, नामों के ही पीछे पड़ जाते हैं। भारत देश में जब हम छोटे छोटे थे तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों के नाम पप्पू होते थे, और आप लोगों ने ये खबर जो लिखी है ये है रविंद्र पटवाल जी। रविंद्र पटवाल जी, धर्म आप खुद पता लगा लीजिएगा। इन्होंने लिखा है, नफरत और घृणा के खिलाफ लड़ाई का भी गुजरात बन रहा है मॉडल। जानते हैं उन्होंने डेटा दिया है कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हुआ है गुजरात में। 110 केसेस रजिस्टर हुए हैं सीसीटीवी के बेसिस पे। सीसीटीवी की जो फुटेज सोसाइटीज में से मिली है उसमें इन्हें पता चला कि 110 केसेस हुए, उसमें ऑफेंस
ऑफेंस बनता है और 110 केसेस में 208 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, गिरफ्तार। और आपको ये भी बता दूं कि 703 लोग जो हैं वो 370 केसेस में अरेस्ट हो गए हैं साइबर सेल के द्वारा, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे नफरत फैलाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, आज एक केस रजिस्टर करवाया भी गया है। मैंने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया, क्योंकि उनके आईडी से मेरे को बहुत अश्लील वीडियो कॉल आ रही थी और जिनके यहाँ से आ रही थी वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैंने उनको ये खबर दे दी थी, फिर पता चला ये फेक आईडी है। मतलब आप फेक आईडी किसका बना रहे हैं? आप एक मंत्री जी का फेक आईडी बना के ये काम कर रहे हैं, बताइए। मतलब आप कभी सोच सकते हैं? हिम्मत देखिए। और एक कंप्लेन दर्ज कर दी गई है और मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया पे उस फेक आईडी का विवरण दे भी दिया है और उम्मीद कर रही हूं कि हमारी पुलिस जो है, साइबर सेल जो है, त्वरित कार्रवाई करेगी भी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि चुप रहना बिल्कुल ठीक नहीं होता। अगर गलत होता है तो अवश्य कंप्लेन करिए। पुलिस है, पुलिस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और यही बात मैं आपको रविंद्र पटवाल जी की इस खबर से भी बताना चाहती हूं। आपको मालूम है 144 लगी हुई है हर कई जगह पे, और उसका हर जगह पे लगा हुआ है। जब लॉकडाउन है तो उसका उल्लंघन करने के लिए 1986 केसेस रजिस्टर हुए हैं, मतलब चालान कटे होंगे 144 में। वही हुआ, बहुत सीरियस इशू हुआ होगा तो मतलब सीरियस धाराएं भी जुड़ गई होंगी। और क्वारंटाइन के जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन करने के लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों पर केसेस रजिस्टर हुए हैं। जानते हैं 8070 लोगों पर। जी हाँ, तो नफरत का जो जहर फैलाने वाले जो हैं उनसे लड़ने में गुजरात में जो ये कानूनी लड़ाई है, इसमें एक समुदाय विशेष के लोगों के बारे में आपको बताती हूँ। अच्छी चीज ये है कि वे आज तक डरे सहमे रहते थे, मगर इस पूरे सिनेरियो में जो फर्क आया है वो ये है कि किस प्रकार से इस समुदाय को, क्योंकि हर ओर से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही थी, अब देखिए इस बाबत 25 अप्रैल तक कुल 421 एफआईआर दर्ज कराई गई है और 28 अप्रैल तक 525 तक पहुंच गया है ये आंकड़ा। और जानते हैं कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? 1075 गिरफ्तारियां। कानून तो कानून ही होता है, नफरत फैलाएंगे तो ये होगा ही, आपके ऊपर केस हो सकता है। इसलिए ये नफरत फैलाने वाली बातें बंद कर दीजिए। हम सब एक देश के वासी हैं, हम सब भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई, बहन बहन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक एडवोकेट है अल्पसंख्यक पालन मंच के, उन्होंने ना केवल नफरत फैलाने वालों को के दोषियों को के अगेंस्ट उचित कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया है, परंतु उन्होंने अपने समुदाय में एक बहुत अच्छी चीज जो मैं कह रही थी, इस चीज को मुकाबला करने के लिए उठ खड़े होने का जज्बा भी पैदा कर दिया है। और लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं गुजरात में। जी हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी का राज्य है, तो वहां के लोग तो निश्चित ही बहुत ही सशक्त होंगे। तो इस समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने सीख ली है और वो सीख ले रहे हैं कि नफरत और घृणा के जो ये अपराधी हैं ना, इनके खिलाफ पुलिस तक कैसे कदम बढ़ाए जाए और किस प्रकार से कानून का इस्तेमाल कराया जाए। तो ये समुदाय जागरूक हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि पिछड़ा ये समाज काफी समय से है और मैं इस बात को मानती भी हूं। आप देखिए कि इनके खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है इस पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ, इसमें पहले ही बहुत सारी शिकायतें दर्ज करी जाती थी, परंतु मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कहां पर केसेस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद, आनंद, पोरबंदर, इधर पाटन, सूरत, वडोदरा और राजकोट जिलों और राज्य के और भी अन्य स्थान हैं जहां पे बहुत लंबी लिस्ट है, वहां पे
ये केसेस दर्ज कराए गए हैं। और आपको बता दूं कि 700 से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ कोविड-19 के बारे में नफरत फैलाने वाले अफवाहें जो फैला रहे हैं लोग, उनके विरुद्ध भी 421 एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें से 80% से अधिक जो है वो घृणा से संबंधित है, लोगों से नफरत करने के बारे में है। और अहमदाबाद का भी बता दूं आपको कि वहां का अल्पसंख्यक अधिकार मंच है, और उन्होंने एक पोस्ट डाली थी और उसके बाद से बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने भी केसेस दर्ज करे और बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग सामने आ रहे हैं। कानून इसीलिए बनता है ताकि हम सब गलत के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ये नहीं कि हम गलत को सहते रहें। क्यों सहें हम गलत को, क्यों सहें उस चीज को जिसके लिए कानून बना हुआ है। और अगर आप आते हैं उस राज्य से जो राज्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो आपसे ज्यादा सशक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे खाली एक बात का दुख है, क्योंकि अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो अहमदाबाद में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और आप जानते हैं ना कि अहमदाबाद के कमिश्नर साहब की बात मैं पहले भी बता चुकी हूं, उन्होंने कहा है कि मई 31 तक केसेस बहुत लाखों में चला जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि उनकी ये बात गलत हो, ऐसा ना हो। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप और मैं मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम अवश्य इस लड़ाई को जीत भी पाएंगे। तो मैं आज आपको जो बताना चाहती हूं वो है आज का डेटा। जी हाँ, बहुत दिनों से आपको डेटा नहीं बताया, मगर आपको बता दूं कि इसका भी एक कारण है। मैंने कहा ये क्या रोज डेटा बता रही हूँ, आप लोग भी उसे सुन सुन के परेशान हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स कितने बढ़िया तरीके से निपट रहे हैं इन सारी चीजों से। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उन आदेशों का अनुपालन करना है जो सरकार हमें दे रही है। मगर आपको पता है, मुझे एक बात अवश्य कहनी है आपसे। मेरे एक सहयोगी जो है वो बड़े नाराज है मुझसे। वो कहते हैं कि आप पुलिस वालों के विरुद्ध क्यों नहीं बोल रही हैं। तो मैंने कहा भाई मैं पुलिस वालों के विरुद्ध क्यों बोल दूं, पुलिस वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उठक बैठक करा रहे हैं लोगों को, और एक अफसर को, किसी को उन्होंने उठक बैठक करा दी या कुछ करा दिया ऐसा, और वो आईएएस ऑफिसर थे ना कौन थे, और उन्हें पहचाना नहीं पुलिस वालों ने। तो ये तो कोई बात नहीं है, उनका कहना ये था। और उनका तर्क मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप डिसाइड करिए कि आपको सही लगता है या नहीं। उनका कहना ये था कि ये जो लॉकडाउन है, इसमें सुबह 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक आप सारी दुकानें भी खोल रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे तक सब ठीक है कि मतलब पुलिस वाले भी घूम रहे हैं और सब कोई घूम रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। परंतु उसके बाद 1 बजे के बाद आप किसी को पकड़ ले रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी तमीज नहीं है क्या पुलिस वालों के, आप उनको उठक बैठक करा दे रहे हैं, उनको इस तरह की सजा दे रहे हैं। आपने किसी को पहचाना नहीं, किसी अफसर को, सीनियर अफसर को, तो उसका मान सम्मान नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी, मान सम्मान तो सभी का होता है ना, मान सम्मान तो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी होता है। परंतु उनकी बात में, उनकी इस तर्क में कुछ वजन है। मुझे लगता है कि किसी हद तक कुछ मेजर्स लेना अलग है, लेकिन जो अधिकारी काम पे गया है वो एग्जाम्पल देखिए, वो कितना नाराज हुआ होगा, उसके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचा होगा जब एक पुलिस कांस्टेबल ने उनको उठक बैठक करा दी होगी या इंस्पेक्टर ने करा दी होगी उन्हें ना पहचान कर। लेकिन ये जो है एक लेवल तक तो ठीक था, लेकिन ये कंटिन्यूअसली होता रहे, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं और उनकी बात से यहां तक सहमत हूं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। आपको पता है कि पुलिस वालों को भी बहुत ही संयम से बर्ताव करने की आवश्यकता है, क्योंकि संयम से ही हम हरा पाएंगे कोविड को, और तानाशाही से हम नहीं हरा सकते। और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आपको पावर ज्यादा मिल जाती है, पुलिस को, अधिकारियों को पावर ज्यादा मिल जाती है, नेताओं को जो सत्ता में होते हैं उन्हें पावर ज्यादा मिल जाती है। तब क्या होता है
है उनके तानाशाह बनने का ज्यादा चांस होने लगता है। इससे उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप तो तानाशाही करने लग जाए और लोग जो हैं आपके आगे गिड़गिड़ाने लगे और आपको ये अच्छा लगने लग जाए। अगर आपको अच्छा लगने लग जाएगा तो देश में भैया बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। हर कोने पे हमारे को किम जोंग उन दिखेगा। मतलब हर पुलिस वाले की शक्ल में। अभी तो हम पुलिस वालों का बहुत मान सम्मान करने लगे हैं, उसके बाद क्या होगा जब हम देखेंगे कि ये तो बहुत ही हमारा मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी बेइज्जती कर देते हैं, तो फिर हमारे को ये सारे के सारे तानाशाह लगेंगे किम जोंग उन जैसे। तो उससे बचना चाहिए पुलिस वालों को भी और अधिकारी गण को भी ये देखना चाहिए। और जिस प्रकार से सलाह अगर कोई दे रहा है तो उस सलाह को भी सुनना अवश्य चाहिए। तो आज का डेटा मैं आपको बता देती हूँ। अंत में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किस प्रकार से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे केसेस हो गए हैं, परंतु ये बहुत सारे केसेस अगर हो गए हैं तो हमें इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। जानते हैं कितने हो गए हैं? 32,72,93 केसेस आज तक पूरी दुनिया का डेटा है। जी हाँ, मैं आपको फिर दोहरा देती हूँ, जब लास्ट टाइम आपको बताया था तो 10-15 के आसपास था। तो 32,72,93 केसेस आज तक है और अभी तक पूरी दुनिया में 2,31,311 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मगर अच्छी खबर यह है कि 10,31,502 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दुखद आंकड़ा जो है वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है एक तरफ, मगर दूसरी तरफ आपको याद होगा कि हर 100 में से 20 लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो ये अच्छी खबर है कि हर 100 में से 20 लोग जो है उनकी मृत्यु हुई और 80 लोग ठीक हो गए थे। मगर अब जो है ये आंकड़ा बदल गया है, अच्छा आंकड़ा है 18। हर 100 में से 18 लोग ठीक हो गए हैं और 82 लोग ठीक हो गए हैं, सॉरी, और 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। कितनी? 18 लोगों की मृत्यु और 82 लोग जो है ठीक हो गए हैं। तो 2,31,311 लोगों की मृत्यु हो गई है जो मैंने आपको बताया, मगर कितने लोग ठीक हो गए हैं? 10,31,502। और अभी जो केसेस एक्टिव केसेस है वो है 20,09,280 केसेस। और जानते हैं इनमें केवल 3% लोग जो है बहुत सीरियस है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है वे ना बचे। तो 54,593 लोग हैं जो क्रिटिकल है इस वक्त। और इसके अलावा जो लोग जिनमें ये संक्रमण बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है, वो संख्या है 19,54,687। तो ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हम करीबन शायद इस चीज से उबर भी रहे हैं। हमारे देश में टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह भी फर्क है और अमेरिका वगैरह में देखिए, यूरोप में देखिए, वहां पे ठंड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साथ में हमें जो नियम है उनका पालन भी करना चाहिए। आपको बता दूं कि अमेरिका में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है और फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन 10,76,210 केसेस अब तक टोटल आए हैं। आज में 11,926 केसेस आए हैं, मतलब 12,000 के करीब केसेस तो आज आए हैं। अब तो मौत का आंकड़ा ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं है। 724 लोगों की मृत्यु आज हो गई, 724 लोगों की मृत्यु आज हो गई। और अब तक जानते हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई? मैं पहले आपको डरा दूं, फिर आपको अच्छी खबर भी बताऊंगी। 62,379। मतलब आप सोचिए कि कितने सारे, मतलब करीबन 62,062 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है अमेरिका में। अमेरिका सुपर पावर अमेरिका है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना जो है मेरे विपक्षी को जिताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये सब कर रहा। मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब ट्रंप भी ना अजीबोगरीब आदमी है। खैर, उस देश के राष्ट्रपति हैं तो अब उनके बारे में ज्यादा क्या कहा जाए। फिर है स्पेन। स्पेन में आज भी 268 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
इटली में 285, शुक्र है भगवान का। भाई पहले के डेटा आपको देती थी तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, जो जो 4 राज्यों का समूह है, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, यहाँ पे 674 लोगों की मृत्यु आज हो गई है। फ्रांस का कोई डेटा मुझे नहीं मिला है आज का। जर्मनी में 51 लोगों की मृत्यु हुई है, और जर्मनी में महिला चांसलर है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, संभाल रखा है इन्होंने बहुत अच्छा। फिर है टर्की, रशिया, ईरान। रशिया में आपको बता दूं आज 101 लोगों की मृत्यु हुई है, ईरान में 71, और चाइना में भाई एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इनके ऊपर बहुत शक है ना, गुस्सा भी बहुत है। इन्होंने हद ही मचा दी है भाई, पूरी दुनिया को क्या कर दिया इन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके यहाँ के अमीरों को पेंगोलिन खाना था। है चमगादड़ खाता है कोई, बताइए तो आप, अजीब लोग हैं यहाँ के। अच्छा, ब्राजील में आज 30 लोगों की मृत्यु हुई, कनाडा में 86, बेल्जियम में 93, नीदरलैंड्स में 84। उसके बाद हमारा नंबर आ गया 72। अच्छा नहीं है ना। मगर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये जो लोगों की मृत्यु हो रही है ना, आप एक चीज मत भूलिएगा कि हमारा देश नौजवानों का देश है। हमारे यहाँ गर्म खून वाले नौजवान हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो उन्हें बचा ले रही है, और हमारे जो नौजवान ठीक हो जा रहे हैं इससे, वो अपना प्लाज्मा दे रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी से। मुझे उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि शायद भारत जो है वही वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को ना दे, क्योंकि हम सक्षम है, और चाइना की तरफ तो कोई नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए, चाइना से भी टेस्ट किट वगैरह आए, कितनी बैड क्वालिटी, खराब क्वालिटी की आई। अगर भारत में, हमें तो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग केवल एक ही व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, पर मैं जानती हूं कि उस एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि उस भरोसे का कारण भी वो कई लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश के जो सक्षम हैं, जो उन्हें मजबूती देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। और आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर हमने कोशिश करी ना सच में, तो हो सकता है कि हम ही वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को देने लगे। आपको क्या लगता है? अरे कांग्रेस अफ्रेड फ्रॉम भगवा कह रहा है ये आदमी, ये तो पागल है, लिखे जा रहा है। ये जो झंडा बना रहे हैं ना बेटा तुम, ये झंडा जो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे का भी है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उनको इलेक्शन लड़के चुने जाना था, क्योंकि जब वे मुख्यमंत्री बने तो वो विधायक नहीं थे, और 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसे में हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत उन्हें इलेक्ट होना होता है। लेकिन अब कोविड के टाइम पे इलेक्शन कौन कराएगा, नहीं हो सकता इलेक्शन। तो जी उन्होंने लिखा था कि उन्हें एमएलसी का दर्जा दे दिया जाए, परंतु किंतु लेकिन कौन देगा भाई? जब मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया जा सकता था, और गिराने के लिए लॉकडाउन जो है 1 महीने टाला जा सकता था और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या फर्क पड़ेगा? कोविड-19 अच्छी तरह से संभाल रहे हैं पूरे सिचुएशन को हमारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे, तो ये तो कोशिश करेंगे ही कि भाई यहाँ पे टूट फूट हो जाए, क्योंकि ये 3 दलों की सरकार है। तो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस समय ये वाली गंदी राजनीति को ना खेला जाए। इस वक्त उद्धव बाला साहेब ठाकरे को विधायक का दर्जा दे दिया जाए, वरना स्थिति जो है, जो इतनी संभली हुई है ना, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, शायद कहीं पे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपको यही लगेगा देश को, अगर आपने वहां पे इस वक्त उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया, अगर वही किया जो आपने किया था मध्य प्रदेश में, मतलब सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आपकी मर्जी है, वो आपका चरित्र दिखाएगा। और हो सकता है कि आप ये भी सोचे माननीय कि जो देश की जनता है उसको आप भ्रमित करने में एक्सपर्ट है, तो भ्रमित कर भी सकते हैं, और भ्रमित कर भी रहे हैं, करते रहिए। मगर अपना जो एक कॉन्शियस होता है ना, वो भी एक चीज होती है, अपनी आत्मा। जब आप शीशे के सामने आज नहीं कल भी नहीं, कई दिनों के बाद जब खड़े होकर अपने आप को देखेंगे, तो हो सकता है कि आत्मा आपकी बताए आपको कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। इसलिए किसी भी सरकार को अस्थिर इस वक्त ना किया जाए, ये मेरा निवेदन भी है, क्योंकि देश की जनता देख रही है। भले ही देश के मासेस जो हैं, जो वोट देती है, पढ़े लिखों के साथ यही दिक्कत है कि वोट ही नहीं देते इनको। तो मतलब जितना इनको तो पीटना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हैं, इन्हें सारे अधिकार चाहिए और सोशल मीडिया पे
बैठ के बहुत बकबक भी बहुत करते हैं, अपने सजेशन भी बहुत देते हैं, पर जाकर वोट नहीं देते। और आपको मालूम है, जब कोई दिक्कत आएगी ना तो सब अपनी बिल के अंदर घुस जाएंगे। जितने ये जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, मगर डरपोक बड़े होते हैं भाई, बहुत ही डरपोक होते हैं। कई लोग कहते हैं भाई आप जितना बोलती हैं उतना तो हम भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बोल लो ना, किसने रोका तुम्हें? है मैं कोई किसी एक के साथ थोड़ी खड़ी हूं, मैं तो सबके साथ हूं। जो अच्छा काम करेगा मैं उनके लिए कहूंगी। योगी आदित्यनाथ जी की इतनी मैंने क्रिटिसिज्म किया, बुराई नहीं करी, क्रिटिसिज्म किया। हाँ, और आज जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी बड़ाई कर रही हूँ। अगर मुझे ममता बनर्जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने उनके ऊपर कभी टिप्पणी करी नहीं थी, अच्छा लग रहा है तो उनकी बड़ाई कर रही हूँ। शायद मैं उतना अशोक गहलोत का मैंने नहीं किया। हाँ, मुझे करना चाहिए है। बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मगर तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, बाबू, क्योंकि ये सब भी हमारे ही देश के लोग हैं, समझे बाबू? कपिल शर्मा, तुम वो कॉमेडी वाले कपिल शर्मा तो नहीं हो, है? कुछ भी लिखे जा रहे। चाय पी लो बेटा। पप्पू पार्टी की बात कर रहा, गप्पू पार्टी भी होती है, समझा? कोई बात नहीं। तो खैर, मैंने आपको जो आज का डेटा बताया है, आप थोड़ा संभल के रहिए और सब चीजों का पालन अवश्य करिएगा। बेटा सुन ले, थोड़ी देर रुक जा। ये एक ही कमेंट लिख के इसको बार बार पोस्ट कर रहा है, ये सब हाइड हो जाते हैं बाद में, ठीक बेटा? तो ये मैं बता दूं कि 33,610 केसेस हो गए। याद है आपको, जब बता रही थी लास्ट टाइम तो 15,000 कुछ थे, अब ये 33,610 हो गए, कुछ ही दिन पहले की बात है। और हमारे देश में 1,075 लोगों की मृत्यु हो गई है, मगर ठीक कितने हो गए हैं? 8,373। मैं आपको एक और बात बता रही थी, वो बीच में रह गई, कि जितने ये देश है यहाँ पे, ये यूरोपियन देश हैं, या आप चाइना भी देख लीजिए और आप अमेरिका देख लीजिए, यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, बुजुर्गों की, इसलिए भी शायद इनके यहाँ मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। और हमारे यहाँ टेम्परेट कंडीशंस हैं, टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर फिर भी कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है, तो बाद में समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं संभली इसलिए भी हुई है क्योंकि देशवासी जो है ज़्यादातर पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। और किस तरह से लोग, अभी एक लड़की कमेंट कर रही थी, पिया थापा, मैंने उसकी तस्वीरें देखी आज, बहुत अच्छा काम कर रही थी। वो सब जगह मास्क बांट रही थी, चाय बांट रही थी या पानी बांट रही थी, और मैं उसको बहुत शाबाशी देती हूँ और बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मैं देहरादून की लड़की है। तो आपको बता रही थी मैं कि 8,373 लोग ठीक हो चुके हैं। और देखिए कि किस प्रकार से मनीष जैन, हल्की सोच तो तुम्हारी भी है, कुछ भी बोल दो, है? लद्दाख में 22 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए थे, परंतु 16 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 581 लोग संक्रमित पाए गए थे, 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 192 लोग जो हैं ठीक भी हो गए। हिमाचल प्रदेश में 40 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनकी शायद उम्र ज्यादा भी थी, और 25 लोग ठीक हो गए हैं। है ना कमाल हिमाचल प्रदेश का? और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। भक्तों सुन लो, समझा? चप्पल पड़ेंगे तेरे को विजय सिंह, चप्पल, समझे? आज ही कंप्लेन लिखने की तैयारी करी थी मैंने, मगर वो दूसरे जने ने कंप्लेन कर दी, समझा? अभी उठा के तेरा नाम भेजती हूँ, गधा गई का। तो 357 लोग जो है पंजाब के वो संक्रमित हुए। वहां पे आपको मालूम है अभी तक ये जमा चल रहा था, वहां पे संगत के लोग जो आए उनमें बहुत सारे लोग संक्रमित थे। अब वहां पे ये एक बहुत बड़ा इशू हो रखा। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आधा तो ये जो मीडिया है बिका हुआ, समझ ही में नहीं आता कि खबर क्या दे रहा है। 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पंजाब में और 90 लोग जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। है ना बढ़िया? हरियाणा की खबर बता दूं कि 310 लोग संक्रमित और सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, 209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में 2,438 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, 51 लोगों की मृत्यु हो गई है और 768 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चिंताजनक
जो है वो गुजरात के आंकड़े हैं। 4082 केसेस अब तक आए हैं और 197 लोगों की मृत्यु, 197 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 527 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है। हाँ बेटा सुन ले, महाराष्ट्र की बता रही, वहां पे टेस्टिंग बहुत हो रही है, बहुत टेस्टिंग हो रही है। और महाराष्ट्र में 9,915 लोग जो हैं अब तक संक्रमित पाए गए हैं और जानते हैं यहाँ पे 432 लोगों की मृत्यु अब तक हुई है और 1,593 लोग ठीक भी हुए हैं। तो हर जगह सभी कोई कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे मुझे याद है कि तमिलनाडु का जो मैटर था, तमिलनाडु के केसेस बहुत ही परेशान कर रहे थे एक समय पर, मगर उसके बाद क्या हुआ कि वहां के केसेस जो है वो संभल गए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि गुजरात के केसेस भी जल्दी संभल जाएंगे। उसके अलावा आपको पता ही है कि किस प्रकार से गोवा में 7 लोग संक्रमित पाए गए थे, मगर अब गोवा जो है ग्रीन जोन बन गया है क्योंकि 7 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में 557 टोटल केसेस, 21 लोगों की मृत्यु हुई है और 223 लोग जो 223 लोग ठीक भी हो चुके हैं। केरला में 496 टोटल केसेस, केवल 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उम्र ज्यादा थी उनकी, और 369 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में मैंने आपको कहा ना कि मुझे वहां की बड़ी चिंता हो रही थी शुरू में, मगर वहां के केसेस का बता दूं कि 2162 टोटल केसेस वहां के हैं और वहां के केसेस में आपको बता दूं कि 27 लोग यानी कि 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 1210 लोग ठीक हो चुके हैं। इसलिए वहां का जो मैटर है वो थोड़ा सा जो है तसल्ली दे रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड में 33 टोटल केसेस अब तक आए हैं, जिसमें से 35 लोग जो हैं 33 लोगों में से 15 लोग ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1403 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 321 लोग जो है वो ठीक होके घर जा चुके हैं। तेलंगाना ने पहले बहुत डराया था मगर स्थिति संभली हुई है। अब 1012 टोटल केसेस हैं, अब तक 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 367 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी अभी चिंताजनक है क्योंकि 2660 केसेस टोटल है, 130 यानी कि 130 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 461 लोग जो हैं वो ठीक होके घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक भी मृत्यु नहीं हुई किसी की भी, 38 लोग संक्रमित पाए गए अब तक और 36 लोग, जी हाँ 36 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। ओडिशा में 128 टोटल केसेस थे, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उम्र उनकी भी ज्यादा थी और 39 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। बिश जी मैं अभी आपकी बात पे आती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। वेस्ट बंगाल जो है आपने लिखा है, मैं आपका पढ़ देती हूँ। मैम जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए उनके लिए गांव जाने की क्या व्यवस्था है सरकार की, मैं अभी आपको बताती हूँ। वेस्ट बंगाल में 752 केसेस 58 केसेस हैं जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 124 लोग जो हैं अब तक ठीक हो चुके हैं। आपको बता दूं मिजोरम में 1 केस अभी है और इसके अलावा मणिपुर में 2 केस आए थे मगर दोनों ही व्यक्ति जो है वो ठीक हो चुके हैं। और इसके अलावा त्रिपुरा में 2 व्यक्ति आए थे और दोनों ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है। मणिपुर के भी जो दोनों व्यक्ति हैं वो भी अपने घर जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया था, वो भी अपने घर जा चुका है। इसके अलावा नागालैंड में कोई केस नहीं आया और सिक्किम में भी कोई केस नहीं आया। वाह क्या बढ़िया खबर है। असम में 42 टोटल केसेस आए, 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई, 29 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। जी हाँ, मेघालय में 12 केसेस, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अभी कोई ठीक होके घर नहीं गया पर उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाएंगे। और बिहार में 403 केस और केवल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 65 लोग घर जा चुके हैं। बस ये है कि वहाँ के लोग अपने घरों तक चले जाएं क्योंकि वो बहुत परेशान है। मगर उससे एक दिक्कत है कि अगर सारे लोग अपने घरों में चले गए तो देश की अर्थव्यवस्था पे भी एक बहुत तगड़ा असर होने वाला है। पर कोई बात नहीं, पहले जान है तो जहान है और लोग अपने परिवारों से मिल ले।
झारखंड का बता दूं, 107 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 19 लोग जो हैं वो अब तक ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भाई योगी आदित्यनाथ जी का तो कमाल ही है 2200 और अपने बल पे कर रहे हैं भाई, किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है 2203 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं अब तक और 39 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि 39 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। मगर आपको पता है कि 513 लोग ठीक होके अपने अपने घर भी जा चुके हैं, है ना बढ़िया खबर। तो मैं आपको आखिर में 2 जगहों की खबर बताना चाहती हूँ। एक दिल्ली की 3439 टोटल केसेस हैं, 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 1092 लोग घर जा चुके हैं और मेरे राज्य में केसेस थोड़े बढ़ गए हैं, 55 या 57 टोटल केसेस पहुंच गए हैं। जो लेटेस्ट मुझे खबर है वो यही है कि केसेस जो हैं वो शायद आज भी कुछ बढ़े हैं। मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि कितने केसेस बचे हैं, मेरे पास जो डेटा है मैं उससे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जी। सो मेरे पास जो डेटा है वो एक जगह कह रहा है 55, दूसरी जगह कह रहा है 57। तो 57 केसेस हैं क्योंकि ये लोकल जो सरकार का जो बुलेटिन जारी होता है उसमें से है। और ये उत्तराखंड में 57 टोटल केसेस हो गए हैं। प्रभु, आज 2 केसेस आए हैं, 21 एक्टिव केसेस हैं, 36 लोग ठीक हो चुके हैं। भाई ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, देवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कोई बुरी खबर नहीं है हमारे राज्य में। बिश जी, आपने मुझे एक सवाल पूछा था, आप को बता दूं कि सरकार ने एक मतलब 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है, एक आईपीएस है और एक जो हैं वो हैं आपके आईएएस। तो आईपीएस हैं संजय गुंज्याल जी और आईएएस है शैलेश भगोली जी, और इनको इस काम को दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग वापस आ सके। एक उन्होंने कई वेबसाइट्स पे, कई जगह पे उत्तराखंड पुलिस के, आप अगर पेज पे भी जाएंगे, मैं भी अपने पेज पे डाल दूंगी, एक फॉर्म डाला है, उसको आप भर दीजिएगा तो वो आपसे संपर्क साधेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगी कि जो उत्तराखंड कांग्रेस ने एक ऐप बनाया है, देवभूमि सेवा करके है। ऐप तो नहीं, मैं कहूंगी इसको चैटबॉट कहते हैं, कि मतलब आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो पेज खुल जाएगा, उसमें कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आप वो पूरे सवाल भर दीजिएगा। तो वो लोग भी सरकार के ऊपर उम्मीद तो कर रहे हो कि दबाव डालेंगे। आप जानते हैं कांग्रेसी थोड़े कमजोर हैं इस विषय में, मतलब ना तो जोर से बोल सकते, डर भी जाते हैं कि हमें सब कोई लोग ऐसा ना सोच ले कि हम बदतमीज हैं, हम ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, नेता हो, राजनीति करने के लिए तो नेता हो, मगर क्या करें, है ना। आप लोगों के लिए अगर नहीं करें, लेकिन आप अपना मुझे डिटेल जरूर भेज दीजिएगा, और मैं जहां मैं भी अपना लिस्ट पूरा तैयार कर रही हूँ जिन लोगों ने अपने नाम अभी तक भेजे हैं, और जैसे ही कुछ खबर लगेगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो नाम हैं, आपके पता, आप कहाँ पे हैं, ये सब मैं जो नोडल अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी, आपसे वादा करती हूं उन तक अवश्य पहुंचाऊंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सब अपने गांव तक पहुंच सके। और आपको भी पालन करना पड़ेगा रूल्स का, क्वारंटीन आपको करा जाना चाहिए, आप कहीं से निकल के भाग के मत चले जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूं कि ये जो फेक आईडीज है ना, आप इनको रिपोर्ट करा करिए, चुप मत रहा करिए। जब भी कोई गलत करे तो उसकी खबर आपको अवश्य देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, और गलत मत करिएगा किसी के साथ। अगर फेक आईडी बनाई है तो समझ लीजिए कि आपके साथ भी गलत हो सकता है, आपकी कंप्लेन भी हो सकती है। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी, खुश रहिए, 3 दिन का वक्त और है। और नहीं, क्या व्हाट हैपेंड इन इंडिया सो शेम, नॉट एट ऑल, व्हाट शेम, हमने क्या कर दिया भाई, सब कुछ ठीक है, हम सब एक हैं और हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता भाई, हम भारतीय हैं। हम भले ही लड़ रहे हैं पर बर्तन होंगे किचन में तो खनकेंगे ही, खटकेंगे ही, तो बस वही है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी साथियों। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय धरती माँ।
जय पृथ्वी माँ।